हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, जो कि एनसीईआरटी में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से मेंशन नहीं किया, बट बेसिकली ये चैप्टर हम इसको अलग से पढ़ते हैं। इसका रीजन है कि एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी 12th के हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में यूज होने वाला, आपसे हर एक चैप्टर में, ठीक है ना। मैं भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक इस चैप्टर में बोलूंगा तो वहां भी यूज है। तो हर एक चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज है। अगर अगर ये टॉपिक अगर आपका कमजोर रह गया तो बेसिकली हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है डब्बा। और 12th स्टैंडर्ड में मेजर केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक है। भाई इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से कमांड क्रिएट करना है, और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स है, मन में कोई शंका है, तो प्लीज उन डाउट्स को आप जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को किसी भी तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज पुट योर डाउट्स। जो आपके इश्यूज होते हैं ना कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने वर्बल डाउट्स क्रिएट करो, सोचो, दिमाग में थॉट्स क्रिएट करो और उसके बाद डाउट्स को क्रिएट करेंगे अपन। चलिए बिना वक्त का जाए कि हम आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सो वी आर इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड अदर इज ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जनरेट होती है, कि भाई इन दो सेंटर्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर्स, बाद में लिखाऊंगा डेफिनेशन, इन दो सेंटर के बीच में जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, इनके बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, जिसके कारण उसका स्पेस में उनके अराउंड जो चार बॉन्ड्स हैं, जो एटम्स हैं, इसके अराउंड बॉन्ड्स का स्पेस में अरेंजमेंट्स अलग होने के कारण the one form is different from the another form, and this phenomena is known as geometrical isomerism, and these two forms are known as geometrical isomers, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आपस में हम कि ये दिस फॉर्म इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस फॉर्म, इसको हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, बट इसके और भी नॉमेनक्लेचर सिन एंटी और ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर होता है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर की एक कंडीशन होती है कि जो हमारे जो स्टीरियो सेंटर्स हैं, इन स्टीरियो सेंटर्स में एक ग्रुप एटलीस्ट कॉमन है, तभी हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज कर पाते हैं। अगर इन स्टीरियो सेंटर में एक भी ग्रुप कॉमन है, लेट्स से इसमें भी CH3 इसमें भी CH3 है, तब आप सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू CH3। when both the CH3 lies on the same side of pi bond, then we say it is a cis form, and when both the CH3 lies on the opposite side of the pi bond, then they are called a trans form। अदरवाइज हम सिस ट्रांस का यूज नहीं कर सकते। अगर दोनों कार्बन सेंटर्स में, दोनों स्टीरियो सेंटर में एक भी ग्रुप कॉमन नहीं है, तब वहां पे हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते। देन वी यूज EZ नॉमेनक्लेचर, जिसको हम आगे सीखेंगे। उसके रूल्स हैं विद हेल्प ऑफ CIP रूल्स, उसके बेसिस हम उसको सीखेंगे। अनदर वाज व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो कि अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड अगर लाइट उस सॉल्यूशन से पास की गई तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में फर्क आता है। there's a difference in the nature of the rotation of the plane polarized light, and this phenomena is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग नेचर से, अलग अलग एंगल पे, ये अलग अलग सेंस ऑफ रोटेशन में, एक प्लस में तो एक माइनस में, एक क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल ऑफ रोटेशन अलग होने के कारण हम बोलते हैं कि दिस टू फॉर्म्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने की द कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कि आपको चेक करना होता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। बच्चों के मन में डाउट्स क्या आता है, बच्चे मन में क्या बैठा के बैठे रहते हैं, in order to check optical aberration we have to check chiral center. Chiral center is not the condition to check whether the compound is optically active or not. In order to check whether the compound is optically active or not, we have to check the element of symmetry, which is plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, alternating axis of symmetry, ठीक है ना, जिसको हम बहुत डिटेल में आगे की तरफ चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बट मेरा पहला का आदत है मेरी कि पहले के 5 मिनट आपको रिवाइज में जरूर कराऊंगा। तो इट इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लास्ट क्लास में फोकस किया था बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जो बॉन्डिंग कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए, बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ 3D स्पेस। 3D स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग होने के कारण, which is because of the
प्योरली बिकॉज ऑफ द हिंडर्ड रोटेशन। उन दो कार्बन एटम्स या दो कोई भी स्टीरियो सेंटर के बीच में रोटेशन हिंडर्ड होने के कारण दिस फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर फॉर्म एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Why it is called its geometrical isomerism? Because due to difference in the arrangement of atoms in the space, there is a difference in the distance between the corresponding groups. उन एटम्स या ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस का फर्क आता है। एक फॉर्म में डिस्टेंस लेट से L1 है, दूसरे में डिस्टेंस L2 है, तो ये L1 इज नॉट इक्वल टू L2, therefore they are called its geometrical isomers। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखाए थे, इनफैक्ट मैंने आपको दिखाया था कि किन किन कैटेगरीज में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। बेटा अल्टीमेटली वो मेरा काम है, मैंने आपको बता दिया, बट आपको याद रखना है कौन कौन से। पहले थे पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, दूसरे थे साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलती है। क्या कंडीशन थी कि दैट लीस्ट 2 कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दैट 2 कार्बन शुड बी डाई सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट ग्रुप्स। उसमें दोनों में अलग अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए बेटा, वो तो हमारी कंडीशन है। ठीक है ना। तो मैं पहले फिर से वापस सभी कंडीशंस को रिवाइज करा दूं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन 2 सेंटर एटम्स, जिसको हम स्टीरियो सेंटर्स बोलते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो इन दो स्टीरियो सेंटर एटम्स हैं, दे शुड हैव द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। उन दोनों स्टीरियो सेंटर्स के रेस्पेक्ट में, अगर सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, पहली बात इनके बीच में रोटेशन बंद होनी चाहिए, रोटेशन शुड बी नॉट बी देयर। और ये जो ग्रुप्स होती हैं C1 और C2, C1 एंड C2 बोथ इंडिविजुअली शुड हैव डिफरेंट ग्रुपिंग्स। अगर यहाँ पे ग्रुप ए है तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप बी ही होना चाहिए। अगर ए हो गया देन इट इज नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीजन सिंपल सा है बेटा, अगर दोनों एटम्स ए हो गए तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एटम्स ए और बी भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ डी और ई भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर ए बी हो जाएंगे तो हम सिस ट्रांस डिफाइन कर लेंगे, बिकॉज एक एटम कोई ना कोई कॉमन हो गया। डी ई हो जाएगा तो हमें सिस ट्रांस यूज ना करके हम इजेड नॉमेनक्लेचर करेंगे बस। इस केस में हमारे कंपाउंड्स के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। ठीक है ना। एंड विद रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें हमने सभी केसेस को देखा था, उसमें से सारे केसेस हमने कल पढ़े थे कि सभी केसेस हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। अगर किसी दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है, जो कि हमने पढ़ा था, C डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, N डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, O डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। इस सभी केसेस में आप देखे थे आपके पास पाई बॉन्ड था। ठीक है ना। सो वहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड होने के रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, प्लस पॉइंट्स एंड सेंटर्स लाइज ऑन द पैरेलल प्लेन, सेम प्लेन में लाइक करते हैं। और ग्रुपिंग अगर डिफरेंट है तो आप बोल दोगे हाँ सर दिस कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी कंडीशन थी, कैटेगरी थी, इट वाज साइक्लोएल्केन्स, जिसको आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की मदद से। थर्ड वन इज साइक्लोएल्कीन्स, ये भी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, बट कुछ कंडीशंस में, बताऊंगा कौन सी। क्यूमिलिन्स आज डिस्कस करेंगे, फिर स्पाइरेंस एंड लास्ट इज बाइफिनाइल सिस्टम। ये 6 केसेस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बच्चों। मतलब आपके दिमाग में गलती से कभी ये पर्टिकुलर 6 टाइप के मॉलिक्यूल्स दिख गए तो आपको एक बार उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को ढूंढना है, क्या वो सभी पैरामीटर्स को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मेरे को बताया गया था। ये 6 केसेस आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेट होना चाहिए। पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स, क्यूमिलिन्स, पायरेन्स एंड बाइफिनाइल सिस्टम, ऐसे टिप्स में होना चाहिए आप लोगों के। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद साइक्लोएल्केन्स, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। साइक्लोएल्केन्स मींस रिकरिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक एल्केन है। तो वहां पे कंडीशन क्या थी, पहले मैं कंडीशन बताता हूँ, फिर मैं आपको कंडीशन को समझाता हूँ कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन्स एंड दैट sp3 कार्बन मस्ट बी डाई सब्स्टिट्यूटेड, उसमें 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स लगे होने चाहिए, एंड ईच डाई सब्स्टिट्यूटेड मेंबर मस्ट हैव एटलीस्ट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच इंडिविजुअली। ये जो मेंबर है इन दोनों के पास एटलीस्ट अलग अलग ग्रुप्स होना जरूरी है, वो तो हमारी कंडीशन है। ये हमारे जो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं दोनों के पास अलग ग्रुप्स होना जरूरी है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था बेटा, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर उसके ये 2 बॉन्ड्स प्लेन में है तो बाकी एक बॉन्ड प्लेन के बाहर, दूसरा बॉन्ड प्लेन के अंदर। ठीक है ना। इसको हम दिखाते किसकी मदद से, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। हम इसको कभी दिखाना चाहेंगे, अगर हम ये तरीके से दिखा रहे हैं तो जब मैं स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरे को जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं मरा मतलब, तब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बट अदरवाइज अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सर इसका सिस ट्रांस बना है, तब मेरे को बताने के लिए आई हैव टू ड्रॉ वेज डैश
मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सर ये रहा सिस फॉर्म, ऐसे ही लाइंस बना के बोलते सर सिस फॉर्म, और इसका ट्रांसफॉर्म सर ये रहा। थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से फर्क समझेगा भाई सिस ट्रांस में। तो इन ऑर्डर टू स्टोर सिस ट्रांस इन केस ऑफ रिंग्स यू हैव टू यूज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। एक और रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको, जहां रिंग हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो वहां पे सिस ट्रांस हम बॉन्ड्स को ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है ना, बट वो ज्यादा यूज नहीं होता, बट वो भी बताऊंगा भी आपको, और ठीक है ना। सो तो ये क्या हो गया, तो इसके कारण क्या हो, ये दो बॉन्ड्स क्या हो गए, पैरेलल प्लेन में हो गए, ये चारों बॉन्ड्स मेरे पैरेलल प्लेन में हो गए। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो दोनों के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज रिंग है सर। रिंग में कोई ऐसा एक एटम अगर रोटेट करेगा तो सर एंगल स्ट्रेन आके कारण रिंग टूट जाएगी। ये एटम्स है दो सर, और ये एटम उधर बॉन्ड बना रहा है ऐसे, बट अगर आपने रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो ये एंगल ऐसे रोटेट कर रही है तो रिंग तो टूट जाएगी सर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। रोटेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, और सर हमने मेंश्योर किया कि डाई सब्सटीट्यूटेड है, हाँ सर सभी कंडीशन सेटिस्फाई है। सो दिस कंपाउंड्स कैन आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ध्यान रखना, अभी बताऊंगा, आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड आ गया तो बेटा ये मान लीजिए बॉन्ड खत्म हो गया, चार ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड खत्म हो गया और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। नो डाउट इस कार्बन पे अब ये जो बॉन्ड है इस प्लेन में आ जाएगा, रिंग के प्लेन में आ जाएगा, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज ट्रिगोनल प्लेनर, ट्रिगोनल प्लेनर। तो ये तीनों बॉन्ड्स 1 2 3 ये बॉन्ड्स प्लेन में आएंगे। तो बेटा इस केस में इन दोनों कार्बन के बेस में हम स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करेंगे। ये नोट बना के लाया हूं बट अभी लिखा हूं आगे, बट मैंने आपको बताना स्टार्ट कर दिया, दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि डैश लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड बिलो दी प्लेन, प्लेन के पीछे, और वेज लाइन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड जो प्लेन के बाहर आ रहा है, बिकॉज इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो रिंग है मेरे प्लेन में है, इसलिए हम इसमें रिंग में कोई टेंशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है ना। सिस ट्रांस आपको बता दिया था इस केस में। सिस ट्रांस कैसे बताते बेटा, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स मेरे दोनों वेज में है या दोनों डैश में है देन इट इज सिस फॉर्म, और आइडेंटिकल ग्रुप्स एक वेज एक डैश में देन इट इज कॉल्ड इट्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, बट अगेन एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करने वाला, साथ साथ में फ्लो में जा रहे हैं, 2 मिनट लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या पहला वाला मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं शो करेगा, बिकॉज किसी भी कार्बन में, नो डाउट एवरी कार्बन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, रोटेशन हिंडर्ड है, बट क्या सभी कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, आइडेंटिकल ग्रुपिंग भाई, किसी भी हाइड्रोजन पे जाओगे, मैं इसको अलग से बनाता हूं बिकॉज आपका फिर क्वेश्चन अलग हो जाएगा। किसी भी कार्बन पे जाओगे बेटा तो दोनों कार्बन पे तो हाइड्रोजन लगे हैं ऐसे, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज नॉट शोन इन केस ऑफ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते, आई थिंक सबको पता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 बॉन्ड्स अगर बना के 2 बॉन्ड्स बाय डिफॉल्ट कौन से, हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ड्यू टू आइडेंटिकल ग्रुपिंग, आइडेंटिकल ग्रुपिंग होने के कारण, आइडेंटिकल ग्रुप्स होने के कारण इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ दोबारा बना दूं। अब आपके दिमाग में फर्स्ट ऑफ आपके स्टीरियो सेंटर्स आपको दिख जाना चाहिए। सर मेरा स्टीरियो सेंटर ये दोनों होंगे, बिकॉज अगर कोई और कार्बन उठाए तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो आइडेंटिकल है सर, वो तो मतलब ही नहीं मेरे लिए। कोई भी रैंडम 2 कार्बन ये उठाओगे सर, इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, वो मेरे कुछ काम के नहीं, वो तो मतलब नहीं, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, क्या दोनों कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है क्या, नहीं, एक में मिथाइल हाइड्रोजन है, मिथाइल हाइड्रोजन। सो देयरफॉर दिस कंपाउंड इट्स गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बस खत्म। अब आपको ग्रुपिंग चेक करनी बेटा, बॉन्ड्स प्लेन में है कि नहीं मैंने आपको समझा दिया, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या चेक करना है कि बिटवीन 2 स्टीरियो सेंटर्स क्या मेरी ग्रुपिंग आइडेंटिकल तो नहीं है, क्या दोनों मिथाइल तो नहीं लगे हैं, तो मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करें। विद रेस्पेक्ट टू ईच स्टीरियो सेंटर they should be di substituted and there should be a different groups attached to it, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, yes it has satisfied the condition of geometrical isomerism in case of cycloalkanes and the carbon should be sp3 hybridized। sp2 आ जाएगा तो sp3 और sp2 कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, sp3 और sp2 कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों नहीं होगी, sp3 कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं और sp2 कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं उनका प्लेन अलग अलग हो जाएगा, और मैंने आपको बताया दे शुड लाई ऑन द सेम पैरेलल प्लेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके दिमाग में स्टीरियो सेंटर आपको दिख जाना चाहिए, तो आपके स्टीरियो सेंटर्स आपको दिखेंगे ये दोनों,
और दोनों स्टीरियो सेंटर्स में आप बोलोगे सर आपकी ग्रुपिंग अलग अलग है, हाँ सर अलग अलग है, देयरफॉर इट इज गोइंग टू शो, यस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर वहां पे एक स्टीरियो सेंटर तो है मेरे पास, तो ये वाला स्टीरियो सेंटर तो ओके है, बट क्या और कोई कार्बन है जिसमें हमारा आइडेंटिकल ग्रुपिंग ना हो? तो यहाँ पे मान लीजिए ये कार्बन लिया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो सिंस यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है, therefore this particular molecule is not going to show geometrical isomerism। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है यार। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ सर शो करेगा, और बहुत अच्छे से करेगा। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो सर बाय डिफॉल्ट दूसरा आइटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा आइटम भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सर इन दो स्टीरियो सेंटर के बीच में ये कंपाउंड इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं सर रोटेशन हिंडेड है, हाँ सर दे आर लाइंग ऑन द सेम पैरेलल प्लेन, यस, एंड द ग्रुपिंग इज आल्सो डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टीरियो सेंटर, यस, देयरफॉर इट इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन इज कि आपसे पूछा गया कि आपको इसका दोनों आइसोमर भी बनाना है, साथ में मैंने क्वेश्चन में लिखा है, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट बोथ दी आइसोमर्स। अब देखो इसमें आइसोमर कैसे बनाएंगे, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने रिंग बताया था कि रिंग में आप आइसोमर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेज डैश, वेज डैश की रिप्रेजेंट से मदद करते हैं। तो लेट्स मैं आइसोमर बनाना चाह रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आइडेंटिकल है? हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सोचूंगा, तो एक को सिस बोलूंगा, लेट्स से ये मिथाइल इधर, और डैश में हाइड्रोजन है, ये इथाइल है और डैश में हाइड्रोजन है, इसको बोलूंगा सिस फॉर्म। क्यों? अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सोचूंगा तो हाइड्रोजन, बोथ दी हाइड्रोजन लाइज ऑन द सेम फॉर्म, दोनों डैश में है, देखो इट इज सिस फॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा होगा मेरे पास? तो अगर ये डैश में पहुंच गया और ये हाइड्रोजन वेज में है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन डैश में आ गया मेरे पास, यह तो हाइड्रोजन डैश में, और इथाइल मेरे पास वेज में, और इट इज माई ट्रांसफॉर्म। बच्चों के मन में एक डाउट और आना चाहिए, एक डाउट और आना चाहिए। कौन सा डाउट सर? सर इसमें एक फॉर्म ऐसा भी तो है जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को आप वेज में ला दो। क्या वो डाउट है आप लोगों का? प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, और भी फॉर्म्स पॉसिबल है, और भी फॉर्म्स ऑल्टरेशंस पॉसिबल हैं, हाँ पॉसिबल है, बट अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर वो दोनों फॉर्म्स और ये फॉर्म सेम होते हैं, उसको मैंने आगे कवर किया है। रिंग के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ये पार्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आपके मन में अगर जो डाउट आ रहा है सर कि एक फॉर्म ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों हाइड्रोजन डैश फॉर्म में हो, वेज में हो, सॉरी वेज में हो, वो फॉर्म और ये फॉर्म आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए रिंग के केस में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं वो मैंने एक स्पेशली अलग से टॉपिक रखा है जहां मैं आपका कंफ्यूजन को क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको स्टीरियो सेंटर दिख गए होंगे, बट मैं इस क्वेश्चन को एक बार अलग से ड्रॉ कर दूं। सर दिख गए हैं कैसे? सर इस नाइट्रोजन के पास, सर इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है सर, और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, यस। इस कार्बन के पास एक मिथाइल है और सर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यस ऑल दी कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों स्टीरियो सेंटर मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ग्रुपिंग दोनों सेंटर्स में मेरी डिफरेंट है, मैंने आपको बोला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी बिटवीन एनी टू एटम्स, दे शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशंस? बिटवीन टू सेंटर्स दे शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, एंड द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच सेंटर, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा कंपाउंड मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ध्यान रखें बेटा, ये फॉर्म मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगेन सर आइडेंटिकल ग्रुपिंग, नीचे वाले कार्बन में आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए भाई साहब, दोनों मिथाइल लगे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स, देयरफॉर नो जीआई, ये जीआई मेरा शो नहीं करेगा। ध्यान दे हमेशा, ठीक है ना, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस लगे हैं तो जीआई शो करेगा, बाई डिफॉल्ट वाला नहीं करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में जाओ। क्या ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ध्यान से देख के बताएंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे भाई। ये तो नाइट्रोजन है सर, ठीक है सर, यहाँ पे एक लोन पेयर है, मैं इसको अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। सभी बच्चे एक बार आंसर करें अपना वर्बली, सो दैट आपको समझ में आए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं।
सर ये कार्बन्स तो नहीं करेंगे बिकॉज कार्बन में दोनों हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुप्स हो जाएंगे। चलो नाइट्रोजन में सर एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यार, ये लोन पेयर। बट ऑक्सीजन में जाओ बेटा, ऑक्सीजन के केस में भी यू कैन सी कि वहां पे दोनों लोन पेयर हैं, अदर टू ग्रुप्स आर लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। ठीक है ना, अगेन इट इज एन केस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुपिंग। यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, दे आर आइडेंटिकल ग्रुप्स, therefore again this compound is not going to show geometrical isomers। देखो सभी कंडीशन सेटिस्फाई किया उसने, कौन कौन सी, ऑक्सीजन ने सभी कंडीशन मींस दो कंडीशन सेटिस्फाई करी कि उसके जो ग्रुप्स हैं दे लाइज ऑन द पैरेलल प्लेन टू हाइड्रोजन एंड लोन पेयर। हाँ सर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ सर। बट वो जो ग्रुप्स हैं, मैंने आपको बोला था लोन पेयर कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ ग्रुप, वहाँ पे दोनों लोन पेयर हो गए बेटा, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स होने के कारण ये कंपाउंड मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। सो लेट्स मेक ए स्टार क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन है, क्या ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, चेक करते हैं। चलो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देना। इसको अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारे मैं वेरिएशंस ला सकता हूँ और मैं क्वेश्चन को वेरिएशन ला के आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। ध्यान रखना, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के केस में आइडेंटिकल ग्रुपिंग होने के कारण यहाँ पे क्या आ गया, आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए, देयरफॉर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात सर, ये जो कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में भी सर आइडेंटिकल ग्रुप्स है। अब ध्यान रखना क्या पॉइंट बोलने वाला हूँ, सुनना अच्छे से। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब इसके कार्बन के भी दो ग्रुप्स जुड़े हैं, एक रिंग इधर से जा रही है, एक रिंग इधर से जा रही है, ऐसे हो रहा है, एक रिंग इधर से जा रही है, एक रिंग इधर से जा रही है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ से रिंग में एक साथ मूव करें, एक साथ मूव करें। लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर रिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप किया, ये इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप, ये इसके लिए ये वाला ग्रुप हो गया। आप इधर गए, दोनों तरफ आपको सेम तरह के बॉन्ड्स मिले, दोनों तरफ CH2Cl CH2Cl मिला नहीं है सर। यहाँ आए, इस तरफ से इधर आए, सेम ग्रुप्स, इसके लिए भी इधर से इधर गए, सेम ग्रुप्स। तो जब आप पूरा का पूरा रिंग घूम लिए, आपको दोनों में कहीं भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिला। अब वापस सेम फर्स्ट कार्बन पे आ गए और आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ, तो अगेन यू आर गोइंग टू से दैट कि सर इस कार्बन पे भी मेरा क्या है, आइडेंटिकल ग्रुपिंग है। रिंग के केस में ग्रुप्स को कैसे देखते हैं, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, रिंग के केस में ग्रुप्स को कैसे देखते हैं, आप दोनों तरफ रिंग के मूव करो और सेम स्पीड से मूव करो। सेम स्पीड मीन्स आप पहले आप इस कार्बन पे जाओगे, फिर यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस मिल गया तो आप बोल दोगे सब ग्रुप्स अलग अलग है, खत्म। जैसे इसी क्वेश्चन का अगर मैं वेरिएशन ला दूँ, अब देखो मैं इसी क्वेश्चन का आपके सामने वेरिएशन लाता हूँ और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्रिएट कर रहे हैं अपन। क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो मेरा आंसर है सर यस, ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगेन आप चेक करो, तो ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ग्रुपिंग डिफरेंट है और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ग्रुपिंग डिफरेंट है, बिकॉज आप जब रिंग के इस तरफ गए, आप जब रिंग के इस तरफ गए और यहाँ पे इस तरफ गए, तो आपको पहले ही कार्बन पे आपको डिफरेंस मिल गया। आपको यहाँ पे मिला CH2Cl और यहाँ पे मिला आपको सिर्फ CH2, यहाँ पे आपको मिला CHCl, कुछ अलग ग्रुप मिले, और यहाँ पे कुछ मिला आपको CH2 ग्रुप मिला। क्या ग्रुपिंग डिफरेंट है? यस, द ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ भी आपकी ग्रुपिंग डिफरेंट है, हियर ऑल्सो द ग्रुपिंग इज डिफरेंट। यहाँ भी जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग आपकी डिफरेंट है, ध्यान रखें। और ये मॉलिक्यूल भी मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस टू कार्बन। ये जो कार्बन है ना, ये जो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल भी मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। साथ ही साथ अगर मैं अब इस क्वेश्चन का एक वेरिएशन और ला रहा हूं, चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन का एक वेरिएशन और ला रहा हूं। अगेन क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सर ये मॉलिक्यूल से गला फाड़ के कह रहा है कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करूंगा। और यहाँ पे
दो सेंटर मिलेंगे ऐसे जहां पे ज्योमेट्रिकल बिटवीन अप टू सेंटर्स बिटवीन 1 and 2 and 3 and 4। चेक करो बेटा 1 and 2 में कौन सी कंडीशन है बेटा, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स वाली। 1 and 2 में कौन सी कंडीशन है, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। कि सर 1 and 2 के बीच में बिटवीन 1 and 2 कौन सा केस हो गया, इट इज पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट केस था मेरा, फर्स्ट कैटेगरी थी, सर मेरी ग्रुपिंग डिफरेंट है। सर एक कार्बन पे लगा H और CH3 और दूसरे कार्बन पे लिखा है सर यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे CHCl आ गया है और पे CHBr। सर ग्रुपिंग डिफरेंट आ गई, पहले ही कार्बन पे ग्रुपिंग डिफरेंट आ गई। तो बेसिकली ये इसका ऊपर वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन, ग्रुपिंग डिफरेंट है। यस, इट इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिटवीन 1 and 2। ये 1 and 2 के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा। साथ ही साथ ये ज्योमेट्रिकल आइसोम बिटवीन 3 and 4 भी शो करेगा। बेटा 3 and 4 की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको साइक्लोएल्केन्स पढ़ाया था अभी। साइक्लोएल्केन्स की क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, कि सर यहाँ पे 3 and 4 पे इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, बोथ द कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ग्रुपिंग इज आल्सो डिफरेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो दूसरा क्या है H, यहाँ पे ब्रोमीन है दूसरा क्या है एक H। बस सर ये भी मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोम ये भी शो कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि हम आगे करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे इसके जो दो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बोल सकता हूँ कि दो स्टीरियो सेंटर है। एक सर 1 and 2 के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोम शो कर रहा है और 3 and 4 के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोम शो कर रहा है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा? यस सर, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोम। सिंपल क्वेश्चन है सर। क्यों सर, कौन दो कार्बन के बीच में करेगा? दिस इज कार्बन नंबर 1 2 and 3। तो कार्बन 1 नंबर 3 में जाएंगे सर, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। क्या सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, इट इज गोइंग टू शो। ये डिफरेंट ग्रुपिंग है, डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ भी आपके डिफरेंट ग्रुप्स। यस, इट इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? देखो सिंपल क्वेश्चंस है, बट एग्जामिनेशन टाइम्स अगर आप इन कंडीशंस को भूल जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस की गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सो दैट आपके कंसेप्ट आपके बिखरे नहीं, ठीक है ना। और फिर आगे जाके हम नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अगेन, क्या ये दो मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोम शो नहीं करेगा, बिकॉज इन दो कार्बन्स के बीच में यहाँ पे जो कार्बन्स हैं देयर आर आइडेंटिकल ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप्स कैसे हो गए मेरे? आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अभी जो पॉइंट है मैं आपको तब से बार बार बोल रहा था कि पॉइंट को प्लीज आप लोग स्टार मार्क कर रखो, बिकॉज एज एन एग्जामिनर मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। प्लीज एक बार सबको रीड करें, फिर मैं समझाऊंगा। If any one carbon of the rings become sp2 hybridized due to the double bond, then it won't show geometrical isomerism as the bonds between the centers will be in the different plane। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक बॉन्ड और लगा देता हूँ, ये बॉन्ड और लगा देते हैं। अब इसको आप अच्छे से देखो, एक बार इसको प्लीज एनालाइज करो कि आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। देयरफॉर इन तीनों बॉन्ड्स 1 2 3 बॉन्ड्स लाइज इन प्लेन, और एक पेपर के प्लेन में जिस बोर्ड में बना रहा हूँ उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन है sp3। तो इसके लिए ये जो ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है, दिस टू लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर प्लेन, दिस टू बॉन्ड्स लाइज इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो आप अगर आप देखें, अब देखो बच्चों, अब ध्यान देना, इस कार्बन के लिए दो ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? सर एक ग्रुप तो ये हो गया, और एक ग्रुप आपको जो मन करे बेटा, अगर आपने ये भी उठाया लाइट से, तो क्या ये कार्बन का ये ग्रुप और ये ग्रुप और इस कार्बन की क्या ये दोनों ग्रुप्स क्या सेम पैरेलल प्लेन में है क्या?
बेटा ये जो दो बॉन्ड्स हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है। आपको दिखाया था एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे है, बताया था भाई। ये एक्चुअली ये मॉलिक्यूल ऐसा है ना यार, दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली दिस। इस मॉलिक्यूल का अगर मैं थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन करूं, ये तो प्लेन में ही है तो उसको ऐसा दिखाऊंगा, बट बेसिकली इसमें तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इसका मिथाइल है मेरा ऐसे, और हो सकता है ये जो हाइड्रोजन है ये डैश में। तो भाई ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स है और ये जो मिथाइल है और साथ में एक कोई भी एक प्लेन बॉन्ड उठा लो, लेट्स से एक ग्रुप है, तो क्या ये दोनों बॉन्ड्स, क्या ये जो उस कार्बन से दो ग्रुप्स जुड़े हैं और ये दोनों ग्रुप्स जुड़े हैं, क्या ये दोनों पैरेलल प्लेन में हुए? क्या नहीं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया। ये जो बॉन्ड्स बाहर की तरफ आ रहे हो, जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये बॉन्ड ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते बिटवीन एन sp2 कार्बन एंड एन sp कार्बन, between an sp2 carbon and sp3 carbon or ring there is no geometrical isomerism। चाहो तो उसको इस तरीके से नोट बना लो, therefore नोट बना लो, there is no gi between sp2 carbon and sp3 carbon of a ring। रिंग के sp2 कार्बन और रिंग के sp3 कार्बन के बीच में कभी भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देखेंगे, वेदर द ग्रुपिंग इज डिफरेंट। सर इस केस में भी ग्रुपिंग डिफरेंट है, एक केस में ग्रुप मिथाइल और एक में इसमें CH2 ग्रुप है, ग्रुपिंग डिफरेंट है, बट यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करेंगे बिकॉज द ग्रुप लाइज इन द परपेंडिकुलर प्लेन। ये पॉइंट भी ध्यान रखो बिकॉज ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं असर्शन रीजन्स वाले बेस्ड क्वेश्चंस में, यस नो बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो क्या ये दोनों ब्रोमीन मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे? ध्यान रखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पीछे कराया था जिसमें दोनों क्लोरीन थे आपके, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, तब मैंने वहां पे बोला था कि हाँ वो मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। दिस मॉलिक्यूल डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिंपल सी बात है सर, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और आप बोलोगे सर ये भी तो कार्बन है, या अगर ये कार्बन मैंने उठा लिया तो इस कार्बन पे तो आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए। इसका उसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ अलग से बिकॉज आपके लिए क्वेश्चन खराब नहीं होगा। तो पहले मैं आपको आंसर दे दूं, भाई ये मॉलिक्यूल मिले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, इसको मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सिंपल सी कहानी, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ड्यू टू विच ये जो बॉन्ड्स हैं लाइज इन द प्लेन, ये प्लेन में लाई करें, प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लेन ऑफ पेपर हो गया। और ये जो बॉन्ड है कौन सा, ये बॉन्ड, और ये जो डैश वाला बॉन्ड है, दिस लाइज इन द वर्टिकल प्लेन बोल देता हूँ और परपेंडिकुलर प्लेन, therefore नो GI प्लीज। बच्चों के मन में डाउट है सर आप ये कार्बन उठा लो, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सर आपके मन में से ये कार्बन उठा लो, तो ये कार्बन भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुप वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आपने क्लोरीन लगा दिया तब इन दो कार्बन के बीच में मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखो सोचना खोजना स्टार्ट करो, दिमाग में अपने मन में डाउट्स क्रिएट करो, तभी आप चैप्टर को समझ पाओगे। जितना मैं पढ़ाऊं उतना सोचोगे तो नहीं चीजें समझ में आएंगी। आप खुद के मन में डाउट्स क्रिएट करो, क्वेश्चंस को क्रिएट करो और मुझसे प्लीज इन क्वेश्चंस को पूछो आप, तब मेरे को ज्यादा मजा आएगा कि हाँ यार ये बच्चा समझ रहा है, सोचने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द थर्ड केस, थर्ड कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल जहां पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, दैट इज साइक्लोएल्कीन्स। अरे सर अब कंफ्यूजन हो रहा है, साइक्लोएल्कीन्स मींस रिंग के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था सर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो उस कार्बन के बॉन्ड्स प्लेन में हो जाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। सुनो मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइक्लोएल्कीन्स क्या हो, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड। अभी आपने सर ये पॉइंट लिखा है कि जो सर डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर आ जाता है तो वो कार्बन के बॉन्ड्स प्लेन में हो जाते हैं, तो वो बॉन्ड्स प्लेन में होने के कारण तो वो दैट sp2 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। हाँ भाई एकदम करेक्ट बात है, कोई गलत नहीं है। साइक्लोएल्कीन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मॉलिक्यूल शो करता है बट अलग तरीके से,
वो sp2 sp3 कार्बन के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, बट अलग तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। कैसे? लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड केस, दैट इज ज्योमेट्रिकल साइक्लोएल्कीन्स। इसका नोट मैंने यही लिख दिया, समझाऊंगा आगे। नोट को प्लीज पढ़ें आप लोग। Geometrical isomerism due to double bond inside the ring, that is cycloalkenes, is possible only when the ring size is minimum 8 membered. 8 membered ring में अगर कोई डबल बॉन्ड है तब उस केस में वो डबल बॉन्ड के अराउंड मेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। 8 से कम है तो नहीं होती। ऐसा क्यों और ऐसा क्या? रीजन मैंने लिखा है बट उसको अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले हम सभी कंडीशंस को चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट चेकिंग ऑल द कंडीशंस। लेट्स चेक द फर्स्ट कंडीशन। ये रिंग है, हाँ सर रिंग है। रिंग के अंदर सर डबल बॉन्ड है, हाँ सर डबल बॉन्ड है। क्या इन दो सेंटर्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? सर है ही सर। एक तो रिंग के दो बॉन्ड्स हैं, हाँ सर रिंग के दो बॉन्ड्स हैं, और ये एटम्स सर रोटेशन इनके बीच में रेस्ट्रिक्टेड है सर। ठीक है सर, बिकॉज अगर ये बॉन्ड्स रोटेट करने लगे तो बॉन्ड्स टू नहीं आएंगे सर। ठीक है ना, ये इसका ये मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड इधर नहीं आ सकता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर। हाँ, sp2 कार्बन होने के कारण तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों बॉन्ड्स मेरे सेम प्लेन में है? इनफैक्ट इसके भी ये तीनों बॉन्ड्स मेरे सेम प्लेन में, हाँ सर हैं। भाई इस sp2 कार्बन के 3 बॉन्ड्स कौन से? ये, और इस तीनों कार्बन के बॉन्ड्स क्या हैं ऐसे? तो क्या ये ग्रुप्स, इस कार्बन के जो ग्रुप्स थे और इस कार्बन के जो ग्रुप्स थे, क्या दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? भाई इस कार्बन के लिए ग्रुप्स ये रहा, लेट्स से ये और ये। इस कार्बन के लिए ग्रुप क्या हो गया? ये और ये। भाई दोनों के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे CH2 ग्रुप है, अलग ग्रुप है। भाई ध्यान रखना, ये ग्रुप्स अलग हैं। ये CH2 ग्रुप है, इस पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा एक ऐसा ग्रुप है, और इस कार्बन के लिए एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप पूरा ही रिंग है। हाँ सब ग्रुप्स अलग हैं। तो रोटेशन इज ऑल्सो हिंडर्ड with respect to each carbon, grouping is also different and rotation is also hindered and the bonds lies on the same plane. Symmetrical isomerism की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। कौन कौन सी? रोटेशन हिंडर्ड, bonds lies on the same plane, carbon and bonds lie on the same plane and grouping is also different. एक मिथाइल लगा है तो सर एक यहाँ पे रिंग लगी है तो कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। बट नेक्स्ट स्लाइड देखो, till 7-membered ring no geometrical isomerism rises about pi bond because the transform does not exist. अब इस पॉइंट को समझने की अपन कोशिश करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, इसका रीजन समझाता हूँ आपको। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको एंगल स्ट्रेन वाला पॉइंट समझाया था, समझने की कोशिश करते हैं। भाई लेट्स से 6-membered रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आप इस सेंटर को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। इसमें एक एक मैं हाइड्रोजन भी एक एक मैं वो निकाल देता हूँ, एक एक हाइड्रोजन है ना। सभी बच्चे बहुत अच्छे से देखें इस पॉइंट को, प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देखो। ये जो सेंटर है, तब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप बोलोगे सर इसके लिए इसका ये ग्रुप है मेरा H, दोनों ग्रुप सेम साइड है प्लेन के, इस पाई बॉन्ड के सेम साइड है सर, ये मेरे लिए इसका सिस फॉर्म हो गया। नो दिस इज माई सिस फॉर्म। चलो इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ट्रांसफॉर्म क्या होगा सर कि सर ये जो ग्रुप्स हैं जो सेम साइड थे, ये दोनों जो बॉन्ड सेम साइड हैं, इस स्टीरियो सेंटर के बॉन्ड और स्टीरियो सेंटर के साइड ये अपोजिट साइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को आप। इसका ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए ये जो बॉन्ड था, ये जो इधर की तरफ है, इस बॉन्ड को इधर की तरफ लाना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रांसफॉर्म बनेगा। क्या ये ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है? क्या ये ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है? क्या ये रिंग ऐसे मुड़ के मेरी इधर तरफ आ सकती है? बेटा ये प्लेनर रिंग है, ऐसी रिंग है। क्या ये बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो क्या? अगर आप ऐसा शिफ्ट करोगे तो बेटा रिंग में हाईली स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, मतलब आप खींच के कर लोगे कि बट रिंग ऑटोमेटिक इस पोजीशन में जाएगा। क्या ये बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा क्या? नहीं। तो 7-membered तक पाई बॉन्ड के राउंड इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाता, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सर ये पाई बॉन्ड के राउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। मैंने आपको क्या बोला बेटा, साइक्लोएल्कीन्स में उस पाई बॉन्ड के राउंड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 7-membered तक बात नहीं करेंगे, बिकॉज द ट्रांसफॉर्म इज अनस्टेबल। ये ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अनस्टेबल होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। आप खींच के लाना चाहोगे तो आप ले आओगे, बट रिंग अपने आप आएगी क्या? नहीं, वो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 7-membered रिंग तक ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ध्यान रखें। बट 7-membered ऑनवर्ड्स, 7-8 membered रिंग ऑनवर्ड्स, 7 तक तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट
8 मेंबर्ड रिंग ऑनवर्ड्स ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, उनका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये रहा, ये आ रहा है आपकी 8 मेंबर्ड रिंग, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। कैसे सा ट्रांसफॉर्म है भाई, इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड्स और हाइड्रोजन सेम साइड है, सेम साइड है, ये इसका सिस फॉर्म है, सॉरी। अब इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसका ट्रांसफॉर्म पाया गया, 7 मेंबर तक नहीं बट इसका ट्रांसफॉर्म पाया गया। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, शेप कैसे बनाए, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्टली ना बने। जो कितने कार्बन हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे पाई बॉन्ड किसी भी 2 कार्बन में डाल दो, लेट से दोनों कार्बन में डाल दिया। तो आप चेक करोगे तो सर ये बॉन्ड एक इसका इधर और एक बॉन्ड अपोजिट साइड, दिस 2 bonds on the opposite side, therefore this form is known as transform। और ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है कहाँ से, 8 मेंबर्ड रिंग ऑनवर्ड्स। सिमिलरली मेरा साइक्लोडेक, ये 10 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज माय 10 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना। इसका भी ये सिस फॉर्म है, बिकॉज सिस फॉर्म क्यों है सर, बिकॉज इट टू बॉन्ड्स लाइज ऑन द सेम साइड। देखो पाई बॉन्ड के सेम साइड बॉन्ड्स लाई कर रहे हैं इसके CH2 ग्रुप्स, दिस इज माय सिस फॉर्म। बट इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहेंगे तो ट्रांसफॉर्म ऐसे ही बनता है, शेप ऐसे ही रहेगा। बस पाई बॉन्ड की पोजीशन यहाँ डाल दो, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, ये देखो, ये इस बॉन्ड के ग्रुप्स मेरे अपोजिट साइड है, तो दिस फॉर्म इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म। कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सर ये तो मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया, आपने पाई बॉन्ड की कंडीशन चेंज करी। मैंने पाई बॉन्ड की कंडीशन चेंज नहीं करी बेटा, इस कंपाउंड का नाम अभी भी साइक्लोडेक 1 इन है और इस कंपाउंड का नाम भी अभी भी नाम साइक्लोडेक 1 इन है। आपकी नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2। बोथ द मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी कैन से दैट कि पाई बॉन्ड के अराउंड इन अ रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस आफ्टर 8 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स मेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है, बिकॉज 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स उन पाई बॉन्ड के अराउंड उस रिंग का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। 7 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स, 7 मेंबर्ड से कम तक उसका सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिकॉज अगर आप ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश भी कर लोगे, आप जान लगा कि बनाओ, समय ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, बेटा वो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज हाईली एंगल स्ट्रेन आएगा। तभी कार्बन sp2 हेबेटाइज्ड है, वो कार्बन sp2 हेबेटाइज्ड है, वो चाहता है 120 डिग्री में रहना, तुम मोड़ तोड़ो के उसको 120 डिग्री में ले आओगे, 90 डिग्री में ले आओगे, एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। Around a pi bond geometrical isomerism arises 8 membered onwards। प्लीज कीप अ पॉइंट, जो मैंने आपको नोट के फॉर्म में आगे लिख दिया है, फर्स्ट पेज में लिख दिया है। Geometrical isomerism due to double bond inside the ring is possible only when the ring size is minimum 8 membered। So cycloalkenes में अगर आप डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल शो देखेंगे तो 8 membered onwards देखेंगे बस। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? सो हमने 3 केसेस निपटा ली बेटा, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स। अब बनता है क्यूमिलीन्स, स्पाइरेन्स और पाइफिनाइल सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज लेक्चर में लंबा नहीं करना चाहता। अच्छा ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज, ये बहुत पूछा जाता है। सी, अब 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स आपका सिस ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको पता है। 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स आपका सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रखेंगे C8 टू C10 तक उसका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल, बिकॉज ट्रांस फॉर्म में जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है। C8 टू C10 तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैपेंस एंड सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड ट्रांस। लेकिन C11 ऑनवर्ड्स ट्रांसफॉर्म स्टेबल हो जाता है, तो C11 ऑनवर्ड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैपेंस एंड ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। प्लीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सभी पॉइंट्स को आप नोटबुक मैंने अपने लिखेंगे भाई, ठीक है ना, मैं मजाक मस्ती के लिख के नहीं ला रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का, बिकॉज आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा कि जनरली ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल एंड सिस फॉर्म। रिंग के केस में आपको ध्यान रखना है कि रिंग के केस में सर पहली बात तो 7 मेंबर तक ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म इज डज नॉट एग्जिस्ट, हम ये नहीं बोलेंगे स्टेबल अनस्टेबल, हम बोलते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स सिस ट्रांस एग्जिस्ट करते हैं, बट C8 टू C10 सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, और C11 ऑनवर्ड्स ट्रांसफॉर्म स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना।
चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सभी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हो जाते हैं मेरे लिए। तो वो कैसे? बच्चों के दिमाग में मैं स्टीरियो सेंटर्स क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। क्या इस पाई बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्या पॉइंट है बेटा? इन साइक्लोएल्कीन्स क्या रीजन है? साइक्लोएल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स। इस बॉन्ड के अराउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ना भाई। एक में मिथाइल ग्रुप है, एक में H और CH3, नो डाउट ग्रुपिंग डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, बट क्या इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। अगेन इसके अराउंड नो जीआई, इसके अराउंड नो जीआई। क्लियर है? क्या इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा और कोई कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ग्रुपिंग डिफरेंट है? नहीं। क्या कोई और ऐसा कार्बन है? किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो तो सर ये कार्बन और ये कार्बन को उठा लो, बिटवीन 1 एंड 3 लिख दे रहा हूँ, बिटवीन 1 एंड 3। मैं अच्छे से प्रॉपर नंबरिंग कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3। अगर 1 एंड 2 के बीच में बात करें, नो जीआई टिल 7 मेंबर्ड। और 1 एंड 3 के बीच में बात करें तो क्या करेंगे? ग्रुप्स लाइज इन परपेंडिकुलर प्लेन। जो ग्रुप्स है मेरे परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं, देयरफॉर नो जीआई। तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल जीआई शो नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? देखो अच्छा क्वेश्चन, ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा? तो आई थिंक आपको दिखना चाहिए, दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोम। क्यों सर? साइक्लोएल्कीन्स shows GI 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स। 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स होने के बाद ही ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करते हैं। बाकी साइक्लो एल्केन्स वाली कंडीशन तो है नहीं कि सर 2 कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, है ऐसे कार्बन, बट क्या वो अलग अलग ग्रुप्स हैं? कैसे? नहीं। 2 sp3 कार्बन हैं सर, बट उनके बीच में दोनों हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो वो कंडीशन तो मैं देख ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नो जीआई, रीजन क्या है ये? बट अब इन 2 कार्बन के बीच में जीआई शो करेगा। यहाँ पे इनके बीच में जीआई शो करेगा भाई। बोथ दी कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दोनों कार्बन में ग्रुपिंग डिफरेंट है, ठीक है ना। बोथ दी कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रुपिंग क्या है बेटा? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड C1 है, तो C1 के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप तो CH3 लगा है और दूसरा ग्रुप कुछ CH2 करके रिंग का पार्ट है, ये रिंग का पार्ट है। ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा क्वेश्चन बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक में लिखेंगे और बार बार सोचेंगे जब भी इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो बेटा अगेन ये डबल बॉन्ड के अराउंड, ये डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों सर? इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ऐसा CH2 ग्रुप और यहाँ पे अलग ग्रुप है, और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे CH2 ग्रुप, यहाँ पे अलग ग्रुप है। तो बोथ द ग्रुप्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, सभी ग्रुप सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। sp2 है तो पूरी की पूरी रिंग प्लेन में है, ठीक है, रिंग प्लेन में सर। डबल बॉन्ड के और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है सर, और उस कार्बन के रेस्पेक्ट में ग्रुपिंग डिफरेंट है। यहाँ पे सर CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, कुछ नया ग्रुप आ गया। यस इट इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्या इस पाई बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो जीआई टिल 7 मेंबर्ड रिंग। क्या इस कार्बन के अराउंड कोई ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा? नो जीआई, बिकॉज नो अदर sp3 कार्बन। कोई और sp3 कार्बन उसको मिल रहा है क्या? sp2 कार्बन है, बट sp2 कार्बन के ग्रुप्स और sp3 कार्बन के ग्रुप्स परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे। तो क्या इन 2 कार्बन के बीच में जीआई शो कर सकता है क्या? नहीं। इस कार्बन के जो ग्रुप्स हैं और इस कार्बन के जो ग्रुप्स हैं दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में जीआई तो शो नहीं करेगा। बाकी इन 2 कार्बन के भी करेंगे तो यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन लगा है,
क्लियर है बच्चों? सोचना स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट केस इज क्यूमिलीन्स, फिर स्पाइरेंस, बाइफिनाल, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब भी हम सभी केसेस को मिक्स करेंगे। फिर हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसका फॉर्मूला आपने सुना होगा कि जब नॉन सिमेट्रिकल एंड्स है फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और जब सिमेट्रिकल एंड्स होते तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, where p equals to n/2 when n is even, where p equals to n+1/2 when n is odd। और ये सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल एंड्स, ये बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो वो पार्ट भी हम कवर करेंगे कि हम कैसे देखते हैं कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग सिमेट्रिकल एंड्स, नॉन सिमेट्रिकल एंड्स। बहुत अच्छे तरीके से लाया हूं आपको समझाने के लिए, जो कि नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में हम करेंगे। स्पाइरेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉइंट्स बना के लाया हूँ, जो नोट्स आपको ध्यान रखने वो बना के लिख के लाऊंगा। मैं बोर्ड में लिखूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा और आपको सिखा कम पाऊंगा, तो मैं बोर्ड वर्क थोड़ा करके लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन, सभी क्वेश्चंस मिक्स रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, ये बाइफिनल सिस्टम को डिस्कस करेंगे अपन। फिर हम ये नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ईजेड नॉमेनक्लेचर, सीआईपी रूल, सब कुछ सीखने वाले हैं बच्चों, हम सब कुछ करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। सो आज के सेशन को ही खत्म करते हैं अपन, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑल्सो। तब तक मैं बोर्ड वर्क भी करके रखूंगा। I'll see you in the next class, and please before we move to the next class, अगर आपको सेशन से मजा आ रहा है तो प्लीज सेशंस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक बताएं कि भाई यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पूरी कंप्लीट क्लास होने वाली है। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सभी चीज़ों को नोट्स में बना के लिखें अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज मैं मान के चलता हूँ कि वीडियोस आप दोबारा ना देखें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस नोट्स को पेंसिल से अपने पॉइंट्स को ज़रूर लिखें। जो पॉइंट्स मैं बोल पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप ज़रूर लिखें, सो डैट आप उसके बारे में सोच पाएँ जब भी आप पढ़ें। अगर मैं आपको अपनी नोटबुक दिखा सकता, जब मैंने नोटबुक बनाई थी, अपनी फर्स्ट नोटबुक बनाई थी, जब मैंने वापस पहली बार ज्योमेट्रिक या आइसोमेरिज्म को पढ़ना स्टार्ट किया था बुक्स से, और तब मैंने उस केस में हर एक चीज़ों को पेंसिल से लिखता था, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिखता था कि भाई नो डाउट, ये मैं नोट्स में नहीं लिखूंगा, नोट्स में बच्चों को नहीं लिखाना है, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा होना चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाएं, कि आपको एक ही टॉपिक को 10 बार लेक्चर ना देखना पड़े बेटा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ो, नोट्स अच्छे से बनाओ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां पे आप सोचने की आपकी क्षमता डेवलप हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, तभी आप पेपर क्रैक कर पाएंगे बहुत अच्छे से और आप चीज़ों को याद रख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स, फॉर द अपडेट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड सपोर्ट आवर चैनल्स, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।